और समुद्री धाराओं का ऐसा सजीव ज्ञान समझाया जिसे देखकर वास्को डी गामा को लगा कि ये लोग तो समंदर के असली उस्ताद हैं। हवा का रुख बदला। मानसून की तेज और मेहरबान हवाओं ने वास्को डी गामा के जहाजों के फटे हुए पालों में नई जान फूंक दी। अब उन्हें पतवार घुमाने की भी जरूरत नहीं थी। हवाएं खुद उन्हें उनकी मंजिल की तरफ धकेल रही थीं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, नाविकों की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या सच में कोई भारत है या ये सब एक छलावा है? तभी एक शाम आसमान में कुछ समुद्री पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। ये पक्षी पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे। वास्को डी गामा समझ गया, जहाँ पक्षी जा रहे हैं वहीं कोई जमीन है। और फिर आई 20 मई 1498 की वो जादुई सुबह। समंदर की लहरें एकदम शांत थीं। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर ऐसे बिखर रही थीं जैसे किसी ने पिघला हुआ सोना बिछा दिया हो। अचानक हवा के एक तेज झोंके के साथ एक ऐसी खुशबू आई जिसने पुर्तगालियों के दिमाग सुन्न कर दिए। यह ना तो उनके जहाजों की सड़ांध थी और ना ही समंदर के खारे पानी की महक। यह चंदन, इलायची और काली मिर्च की वो दिव्य और नशीली खुशबू थी जिसके लिए उन्होंने मौतों का समंदर पार किया था। कोहरा छंटा और उनके सामने उभरी नारियल के ऊंचे पेड़ों की कतारें। दूर से मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और एक विशाल वैभवशाली शहर उनके सामने खड़ा था। यह कोई भ्रम नहीं था, यह भारत का पश्चिमी तट था, कालीकट, जो आज के केरल में है। वास्को डी गामा और उसके नाविकों की आंखों से आंसू छलक पड़े। महीनों से मौत को चकमा देते देते वे आखिरकार उस स्वर्ण भूमि पर पहुंच ही गए थे। जैसे ही जहाज किनारे लगे, नाविक पागलों की तरह जमीन पर कूद पड़े। वे घुटनों के बल गिरे। कुछ ने रेत को चूम लिया, कुछ रोते हुए आसमान की तरफ हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। यह सिर्फ एक समुद्री यात्रा की जीत नहीं थी, यह यूरोप के उस खौफ पर जीत थी जो उन्हें सदियों से डराता आ रहा था। लेकिन जब वास्को डी गामा ने कालीकट के बाजार में कदम रखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने सोचा था कि वो किसी पिछड़ी हुई जगह पर जा रहा है, लेकिन कालीकट तो उस समय का महान नगर या स्वर्ण नगरी लग रहा था। बंदरगाह पर दर्जनों देशों के व्यापारी मौजूद थे। सोने की तरह चमकते मसाले बोरियों में ऐसे खुले पड़े थे जैसे उनके यहाँ मिट्टी पड़ी होती है। रेशम के कपड़े, बेशकीमती रत्न और मसालों के पहाड़ देखकर वास्को डी गामा को समझ आ गया कि जिस भारत को वो खोजने का घमंड कर रहा था, वो भारत तो पहले से ही दुनिया के व्यापार का सरताज बना बैठा था। फिर बारी आई वहाँ के राजा से मुलाकात की। केरल के उस बेहद शक्तिशाली राजा का नाम था जामोरिन। जरा इस अजीबो गरीब सांस्कृतिक टकराव की कल्पना कीजिए। राजा जामोरिन अपने भव्य दरबार में एक ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उनका पूरा शरीर बेशकीमती गहनों, सोने की मोटी जंजीरों और हीरों से लदा हुआ था और उनके सामने खड़ा था वास्को डी गामा, जिसने महीनों से ठीक से नहाया नहीं था, जिसके कपड़े फटे पुराने और अजीबो गरीब थे। वास्को डी गामा ने थोड़ा अकड़ते हुए राजा को अपना उपहार पेश किया। अब सोचिए वो पुर्तगाल से क्या लाया था। कुछ सस्ती लकड़ियाँ, कुछ ऊनी टोपियाँ, पीतल के बर्तन और शहद। ये देखकर राजा जामोरिन के दरबारियों को जोर की हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, अरे भिखारी, ये क्या कबाड़ उठा लाए हो? हमारे यहाँ के नौकर भी इससे महंगा सामान पहनते हैं। लेकिन राजा जामोरिन बहुत ही शांत और समझदार थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए इस विदेशी मेहमान का स्वागत किया और उसे अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दे दी। वास्को डी गामा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। जिस चीज के लिए यूरोप वाले सालों से तरस रहे थे, वो भारत ने उन्हें बिना किसी लड़ाई के ऐसे ही दे दी। लेकिन वास्को की आंखों में अब एक अलग ही चमक आ चुकी थी। वह सिर्फ व्यापार करने नहीं आया था, उसने कालीकट की अपार संपत्ति देख ली थी और उसके लालची दिमाग में अब एक ऐसा शैतानी महायोजना पक रही थी जो अगले कुछ दशकों में पूरी दुनिया का इतिहास खून से लिखने वाला था। वास्को डी गामा ने कालीकट में कुछ महीने बिताए और वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा। उसने देखा कि यहाँ का माल तो एकदम सबसे उत्तम है। उसने अपनी बची खुची कौड़ियों और पैसों से अपने जहाजों को मसालों से ऐसे भर लिया जैसे कोई इंसान किसी मुफ्त की दावत में अपनी प्लेट में खाना ठूंसता है। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जहाजों की लकड़ी तक मसालों की महक से सराबोर हो गई थी। एक भारतीय जहाज भी उसने अपने साथ ले लिया ताकि माल ज्यादा ले जाया जा सके। अब बारी थी वापसी की। वापसी का सफर भी कम खौफनाक नहीं था। बीमारियां और तूफान फिर से नाविकों पर टूट पड़े, लेकिन इस बार उनके पास एक उम्मीद थी। उनके जहाजों के निचले हिस्से में करोड़ों का खजाना भरा हुआ था। जब वास्को डी गामा का बचा खुचा बेड़ा पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह पर वापस लौटा तो वहाँ का नजारा देखने लायक था। जो लोग उसे रोते हुए यमराज के पास विदा कर रहे थे, वो अब उसकी आरती उतारने को तैयार खड़े थे। राजा मैनुअल प्रथम तो खुशी से नाचने लगा, लेकिन असली भूचाल तब आया जब वास्को ने अपना माल पुर्तगाल के बाजार में उतारा। इतिहास का सबसे बड़ा खजाना हाथ लग चुका था। इस समुद्री यात्रा का सारा खर्च, नाविकों का वेतन, टूटे जहाजों का भारी नुकसान, यह सब कुछ काटने के बाद भी उस एक खेप से वास्को डी गामा को पूरे 64 गुना का शुद्ध मुनाफा हुआ। जरा सोचिए, आज के जमाने में लोग व्यापार में थोड़े से मुनाफे के लिए पागल हो जाते हैं और इस आदमी ने एक ही बार में
इतना बम्पर मुनाफा मार दिया था। अब तो पुर्तगाल के मजे आ गए, लेकिन ये खबर छुपने वाली थोड़ी थी। पूरे यूरोप में हल्ला मच गया। अरे भारत मिल गया रे, मसालों का कुबेर का खजाना मिल गया। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन, सबके राजाओं की रातों की नींद उड़ गई। पूरे यूरोप में आग लग गई कि ये कंगाल पुर्तगाल वाला रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। जब वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं। देखते ही देखते यूरोप के हर देश ने अपने अपने जहाज समंदर में उतार दिए। समंदर में जैसे भीड़ लग गई, सब एक ही रट लगाए हुए थे, चलो भारत, चलो भारत। लेकिन यहीं से इस कहानी का सबसे स्याह, सबसे खौफनाक और दर्दनाक अध्याय शुरू होता है। वास्को डी गामा ने जिस समुद्री दरवाजे को खोला था, वह असल में आफत का पिटारा था। यह सिर्फ व्यापार का एक नया रास्ता नहीं था, यह यूरोप के खूनी लालच, क्रूरता और साम्राज्यवाद का एक सीधा निमंत्रण था। जिन पुर्तगालियों का राजा जामोरिन ने भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि मानकर स्वागत किया था, उन्होंने व्यापारिक चौकियों को किलों में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने तोपें तान दी और समंदर पर दादागिरी शुरू कर दी। उनके पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी अपनी नौसेना लेकर आ धमके, और अंत में आया इतिहास का सबसे शातिर, सबसे खतरनाक सफेद पोश भेड़िया, अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी। इन यूरोपीय ताकतों को अब सिर्फ मसाले नहीं चाहिए थे, उनकी नजर अब पूरी सोने की चिड़िया पर थी। उन्होंने भारत की रियासतों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। भारत का वो शांत और वैभवशाली तट, जो कभी सिर्फ रेशम, मसालों और संस्कृति के आदान प्रदान का वैश्विक केंद्र था, अब बारूद की गंध, तोपों की गूंज और कूटनीति के गंदे खेल से दहलने लगा। जिस देश ने अपनी महान उदारता के चलते एक फटेहाल, थके हारे विदेशी नाविक को पनाह दी थी, उसी देश को इन व्यापारियों ने अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया। व्यापार के नाम पर लूट का ऐसा नंगा नाच शुरू हुआ जिसने दुनिया के सबसे अमीर देश की कमर तोड़ दी। सदियों तक भारत के माथे पर उपनिवेशवाद का कलंक थोप दिया गया। भारत का सारा सोना, सारा वैभव जहाजों में भर भर कर यूरोप की तिजोरियों में जाने लगा और वहाँ की सड़कें भारतीय खून पसीने से चमकने लगी। लेकिन क्या भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था जिसे कोई भी नाविक आकर खोज ले और कोई भी राजा आकर जीत ले? नहीं, भारत एक विचार है, एक अजेय और अमर आत्मा है। सदियों की गुलामी, अकल्पनीय शोषण और घोर अंधकार के बावजूद इस आत्मा की आग को कुचला नहीं जा सका। वास्को डी गामा ने भले ही 1498 में भारत की जमीन तक पहुँचने का रास्ता खोजा था, लेकिन दुनिया ने असली भारत को तब जाना जब 15 अगस्त 1947 को इस देश ने अपनी छाती पर रखी गुलामी की बेड़ियों को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया। जब लाल किले की प्राचीर से आसमान में तिरंगा शान से लहराया तो दुनिया को यह परम सत्य समझ में आ गया कि भारत को कोई खोज नहीं सकता। यह वो सनातन सत्य है जो हमेशा से था, है और अनंत काल तक रहेगा। और इस तरह मसालों की एक हल्की सी खुशबू से शुरू हुई एक खौफनाक समुद्री यात्रा ने दुनिया को उसका सबसे बड़ा सबक सिखा दिया कि आप सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता।